स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल। आज का टॉपिक है पल्स जेट डस्ट कलेक्टर। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ऊपर आई बटन में दूंगा। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, समय वेस्ट ना करते हुए। ऑप्टिमम क्लीनिंग साइकिल। ऑप्टिमम क्लीनिंग साइकिल मतलब हमारा जो बैग फिल्टर है, बैग हाउस है, उसके जो बैग्स है उनकी क्लीनिंग का जो साइकिल है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। और ऑप्टिमम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको कैसे ऑप्टिमम करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमम क्लीनिंग साइकिल कॉन्फ़िगरेशन। क्या इंपॉर्टेंस है उसका ऑप्टिमम क्लीनिंग साइकिल का। तो फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन रेटेड एयर फ्लो थ्रू द डस्ट कलेक्टर एट ऑल टाइम्स। रनिंग कंडीशन में जब भी रनिंग हो प्लांट तो उससे जो एयर फ्लो जो रेटेड कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चरिंग ओईएम ने दिया है वो मेंटेन होना। यानी कि अगर हमारा बैग चौक हो जाएगा, बैग के ऊपर डस्ट जम जाएगी और उसको क्लीन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से एयर फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आएगा और रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से आपका जो एयर फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्लीनिंग साइकिल किया जाता है, क्लीनिंग पर्जिंग के द्वारा क्लीन किया जाता है। मेंटेन स्टेबल डस्ट रिटर्न टू द प्रोसेस। अगर हमारा क्लीनिंग साइकिल जो है टाइमिंग है वो प्रॉपर रहेगा, फॉर एग्जांपल कि जो 30 सेकंड में एक बार पर्जिंग है तो उतना है कंटिन्यू, तो आपका सिस्टम में जो रिटर्न प्रोसेस में जो माल जा रहा है वो कंटिन्यूसली और सेम और स्टडी जाएगा। अगर हमारा जो साइकिल है वो उल्ट पटांग है कि कभी आधा घंटा में पर्जिंग हो रहा है, कभी 1 घंटा में हो रहा है, कभी 10 मिनट में हो रहा है, अलग अलग टाइमिंग पे है, तो उसकी वजह से कभी ज़्यादा माल जाएगा कभी कम जाएगा, तो वो आपके प्रोसेस को प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमम क्लीनिंग साइकिल होना जरूरी है। ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एक्सपेंसिव कंप्रेस्ड एयर। अगर हमारा जो टाइम है उसमें हमको मिनिमम टाइम है, अगर हमारा जो टाइम साइकिल टाइम पीरियड है उसी ऑप्टिमम में करेंगे। अगर उससे कम टाइम पीरियड में हम पर्जिंग देंगे तो हमारा कंप्रेसर का यूज़ बढ़ेगा। हमारा कंप्रेसर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हमको ऑप्टिमम यानी कि जो जितना मैक्सिमम पे हम ले जाके उसको पर्जिंग करेंगे और हमारा डस्ट कलेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, एयर फ्लो, इनलेट और आउटलेट, डिफरेंशियल प्रेशर, डीपी भी मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है, तो उतना मैक्सिमम पे हमको पर्जिंग टाइमर देना चाहिए जिससे कि हमारा एक एक्सपेंसिव कंप्रेसर को हम मिनिमम यूज कर सकते हैं। इंश्योर लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्विस लाइफ ऑफ द फिल्टर मीडिया। जो बैग फिल्टर का बैग है उसमें अगर हमारा जो पर्जिंग है फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी पर्जिंग हो रहा है, तो वो बैग की जो लाइफ है वो कम हो जाएगा। और जितना ज़्यादा देर में टाइम के बाद में क्लीनिंग पर्जिंग होगा तो उससे क्या है, उसमें जो पर्जिंग में क्या होता है लास्ट वीडियो में शॉक पल्स जनरेट होता है, तो शॉक की वजह से हमारा बैग डैमेज होता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उतना ही अच्छा है हमारा बैग के लिए। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू रिकवर प्रेशर इन मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड यानी कि हेडर, जिससे एक हेडर से हमारा 5 ब्रांचें निकलेगी, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मॉडल के ऊपर, बड़े कि कौन सा बैग हाउस है कितना बड़ा है उसके हिसाब से उसमें ब्रांचेस निकलती है। बैग की रो में इस रो के लिए पाइप निकलता है, वो ब्लो पाइप, वो अपना पर्जिंग के लिए, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग। तो पर्जिंग होने के बाद में उसको फिर से उसमें कमरे से रिकवर होने के लिए मिनिमम टाइम उसमें होना चाहिए जिससे कि वो फुल हो जाए। नहीं तो हमारे नेक्स्ट में पर्जिंग तो ऑन हो जाएगा बट पर्जिंग प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा। पल्सिंग सिस्टम फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड सीक्वेंसिंग। फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन और सीक्वेंसिंग क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे पर्जिंग के लिए। द पल्सिंग सिस्टम इज यूज टू कंट्रोल द फायरिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंडिविजुअल डायफ्राम सोलेनॉइड वाल्व। जो पल्सिंग सिस्टम है वो क्या होता है कि जो फायरिंग यानी कि ऑन, उसको ऑन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए सोलेनॉइड और डायफ्राम को वो मेंटेन, डायफ्राम में ऑन और ऑफ का जो सोलेनॉइड वाला है ऑन ऑफ का टाइमर होता है, वो टाइमर को मेंटेन करने के लिए होता है। फ्रीक्वेंसी इज कॉन्फ़िगर्ड टू मेंटेन ए स्टेबल डीपी, इंश्योर है स्टेबल एयरफ्लो थ्रू द डस्ट कलेक्टर।
फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितने टाइम बाद में वो आएगा, कितने टाइम बाद में एक रो में भी हुआ पर्जिंग और कितना टाइम बाद में उसी रो में फिर से पर्जिंग होगा, वो फ्रीक्वेंसी। तो उसको हमारा जो बैक फिल्टर है उसकी डीपी को मेंटेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर आपका डीपी और एयर फ्लो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, अगर हमारा बैक फिल्टर का बैक का क्लीनिंग नहीं होगा, डस्ट है उस पर जो जमी हुई वो क्लीन नहीं होगा, तो हमारा डीपी भी बढ़ेगा, उससे एयर फ्लो कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। The duration is adjusted to ensure optimum use of the supplied compressed air। जो ड्यूरेशन यानी कि जो टाइम कितना टाइम तक होना चाहिए वो उसको अपना ऑप्टिमम किया जाता है, जिससे कि हमारा जितना मैक्सिमम पे जाएंगे उतना ही हमारा कंप्रेस्ड एयर का यूज कम होगा। उसके बेस्ड पे हमको हमारा सिस्टम में भी प्रॉब्लम नहीं आए, हमारा एयर फ्लो डीपी एवरीथिंग मेंटेन रहे, वेल एंड मेंटेन रहेगा, तो हमारा उतना मैक्सिमम पे हमको जाना चाहिए कंप्रेस्ड एयर। पल्सिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड सीक्वेंसिंग, इसी टॉपिक पे। द पल्सिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल द फायरिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल डायफ्राम। सेम स्लाइड अगेन आगे रिपीट आ गया गलती से, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करके क्रॉस कर रहा हूँ इसको। इसका मेन है कि इसी में मेन पर्पज है कि हमारा कॉस्ट सेविंग क्या कर सकते हैं, वही इस वीडियो में सीखेंगे हम। फ्रीक्वेंसी, पल्सिंग टू ऑफ्टन, प्रीमेच्योर बैक फेलियर एंड हाई एनर्जी कंजप्शन। पल्सिंग यानी टू ऑफ्टन, बहुत जल्दी जल्दी पर्जिंग होगा, तो उसमें क्या है कि प्रीमेच्योर बैक फेलियर, जो हमारा बैक का ब्रस्टेज है डैमेज होने का, वो प्रीमेच्योर उसकी जो लाइफ है उससे पहले ही वो डैमेज होएगा। और हमारा कंप्रेसर ज़्यादा यूज होगा तो उसमें उसकी वजह से हमारा एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा। पल्सिंग टू इनफ्रीक्वेंट, यानी कि इनफ्रीक्वेंट है पल्सिंग, तो लार्ज ड्रॉप ऑफ मटेरियल and unstable dust return to the process also create instability in air flow। इससे क्या होगा कि हमारा इनफ्रीक्वेंट है तो हमारा कभी ज़्यादा माल जाएगा, कभी कम जाएगा, अनस्टेबल डस्ट रिटर्न रहेगा प्रोसेस में, और उससे हमारा जो फ्लो का जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो कभी ज़्यादा फ्लो रहेगा, कभी कम रहेगा, तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम का प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है। ड्यूरेशन, पल्सिंग टू लॉन्ग, वेस्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, इंक्रीज हेडर प्रेशर, रिगेनिंग टाइमिंग। यानी जो पल्स है वो उसका जो टाइम है जैसे कि 10 to 30 सेकंड तक, मैक्सिमम 30 सेकंड तक वो पल्सिंग होना चाहिए, मिनिमम 10 सेकंड फॉर एग्जांपल, तो उतना ही टाइम तक वो डायफ्राम ऑन रहना है। अगर ज़्यादा टाइम तक 1 मिनट तक डायफ्राम ऑन है तो 1 मिनट में जो जितना कंप्रेसर कंज्यूम होगा तो उतना फिर उसको मैनिफोल्ड में रीगेन होने, कंप्रेसर को रीगेन होने में टाइम पकड़ेगा, तो वो हमारा प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा। पल्सिंग टू शॉर्ट, शॉक वेव नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव फिल्टर गैग। जो हमारा पल्सिंग के लिए जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम जो सोलेनॉइड वाल्व को ओपन कर, सोलेनॉइड वाल्व को एक्टिवेट होना और अपना डायफ्राम को ऑन होने का जो मिनिमम टाइम है, उससे अगर कम टाइम तक हम ऑन करेंगे और पर्जिंग करेंगे, तो जिससे कि हमारा जो शॉक जनरेट होना चाहिए वो शॉक प्रॉपर जनरेट नहीं होगा, और शॉक प्रॉपर जनरेट नहीं होगा तो हमारा डस्ट है वो प्रॉपर क्लीन नहीं होगा। सीक्वेंसिंग, नेवर पल्स टू एडजेसेंट रो टू ऑफ बैक वन आफ्टर द अदर्स। नेवर पल्स टू एडजेसेंट, यानी कि एक के बाद एक जो रो है उनको कभी भी पर्जिंग नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रो में किया तो उसके बाद में थर्ड रो में करना है। उसका क्या यूज है कि अगर हमने फर्स्ट में किया उसके बाद सेकंड में करेंगे तो फर्स्ट सेकंड में जो पर्जिंग होगी तो उससे डस्ट निकलेगी, वो हमारा फर्स्ट रो जो क्लीन किया उसके ऊपर फिर से जमेगी, तो उसकी वजह से वो हमारा जो फर्स्ट को क्लीन किया उसको इफिशिएंट वर्क नहीं हो पाएगा। फर्स्ट के बाद थर्ड को किया तो फर्स्ट वाला पूरा अच्छा क्लीन है तो उससे एयर फ्लो होगा, सेकंड में जैसा है उसी कंडीशन में थर्ड पे हुआ तो थर्ड क्लीन होके और उसके बाद फिफ्थ में होगा, तो ऐसे लास्ट में फिर लास्ट पे जाके सेकंड से स्टार्ट होगा, सेकंड से फिर फोर्थ ऐसे जाएगा, तो वो क्या है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब जो हमारा बैग की एफिशिएंसी वो अच्छा रहेगा उससे। क्लीन बैग्स आर द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो थ्रू द डस्ट कलेक्टर। अगर हम एक के बाद एक करेंगे तो दूसरे पे फर्स्ट को करके दूसरे पे किया तो उसकी जो डस्ट जाके अगेन एक फर्स्ट नंबर वाली रो पे बैठ जाएगा, तो उससे इसमें सेकंड लाइन में क्या सेकंड जो है उसमें दिखाया गया कि
क्लीन बैग रहेगा वहां पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस रहेगा एयर फ्लो के लिए। अगर एयर फ्लो में रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो प्रॉपर एयर फ्लो रहेगा आपका बैग फिल्टर में। पल्सिंग एंड एडजस्टेंट रॉ मटेरियल रिलीज्ड फ्रॉम वन सेट ऑफ बैग्स, सम ऑफ विच वी विल बी डिपॉजिट डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द एडजस्टेंट क्लीन रॉ ऑफ बैग्स। इस रो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई फर्स्ट वाले रो को क्लीन किया, सेकंड वाले को क्लीन करेंगे तो उससे क्लीन होने के बाद वो फर्स्ट वाले पे जाके फिर से डस्ट बैठेगा। यही इस लाइन का, इस पॉइंट का मीनिंग है, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिक्वेंसिंग। तो इसके लिए सिक्वेंसिंग हमको 1 3 5 7 एट द एंड, देन सेकंड 4 6 लाइक दैट वी हैव टू डू। तो ये हमारे लिए बैग फिल्टर के लिए बहुत ही अच्छा है, उसकी लाइफ को भी इंक्रीज करेगा और उसका जो इफिशियंसी है उसको भी इंक्रीज करेगा। पल्स एवरी अदर रो एज ए मिनिमम, जितना मिनिमम हो सकता है उतना एवरी अदर रो पे करना चाहिए। पल्स लेंथ और 10 to 30 सेकंड बिटवीन पल्स, जो हमारा 10 to 30 सेकंड बिटवीन दो पल्स का जो ऑन होने का टाइम है 10 to 30 सेकंड तक होना चाहिए। 30 सेकंड मैक्सिमम ऑन रहना चाहिए, मिनिमम 10 सेकंड ऑन होना चाहिए। इसके बीच में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि 30 सेकंड पे रखेंगे तो हमारा जो कंप्रेसर एयर कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू रिकवर प्रेशर इन मैनिफोल्ड, सॉरी मिनिमम 10 सेकंड, जितना मिनिमम रखेंगे उतना हमारा जो कंप्रेसर एयर कंजप्शन बड़े कम होगा। सीक्वेंसिंग होती है 1 2 3, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करेंगे तो गलत है। उसमें सीक्वेंस होना 1 3 5, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। जैसे कि इसमें आपको 3 कलर का, रेड कलर का दिख रहा है और 3 ब्राउन कलर का जो दिख रहा है। जो 3 ब्राउन कलर के दिख रहे हैं वो डायफ्राम और सोलेनॉइड वाला है। जो 3 रेड कलर के वायर दिख रहे हैं जिससे कि सोलेनॉइड को एक्टिव करते हैं। और उसके बाद में पाइप दिख रहा है वो बैक साइड में, तो पाइप से जाके बैग के अंदर पर्जिंग होता है। ये एक छोटा सा दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ पल्सिंग कंट्रोल, टाइमर बोर्ड सिस्टम पल्सिंग सिस्टम रन्स कंटिन्यूसली ड्यूरिंग ऑपरेशन। जो पल्सिंग का सिस्टम है वो हमेशा कंटिन्यूसली, जब भी प्लान वो सिस्टम चल रहा है तब तक उसको ऑपरेशन में रहना। डिफाइंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, उसके फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन डिफाइन होना चाहिए। लोकल पल्स ऑन डीम्ड डिमांड सिस्टम, टाइमर बोर्ड साइकिल स्टार्ट एंड स्टॉप बेस्ड ऑन टारगेट डिफरेंशियल प्रेशर। जो डीपी के बेस पे अगर है तो डीपी के बेस पे डीपी अगर बढ़ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 120 मैक्सिमम डीपी और 90 मिनिमम डीपी है, तो 120 डीपी जैसे होगा तो पल्सिंग स्टार्ट होना, और जैसे 90 डीपी आएगा तो पल्सिंग बंद होना। वो डीपी बेस पे पल्सिंग कंट्रोल का है। उसके सिस्टम के लिए ये है। प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल पीएलसी सिस्टम है, कंप्यूटर कंट्रोल पल्सिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑन डिमांड पल्सिंग एंड ग्रेटर सीक्वेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये डिमांड के ऊपर चलता है पीएलसी सिस्टम। फिल्टर मीडिया एंड फैब्रिक फाइनेस, जो फिल्टर का मीडिया और फैब्रिक है उसके ऊपर कन्वेंशनल डेप्थ फिल्ट्रेशन। रिलीज ऑन प्राइमरी डस्ट केक फॉर्मिंग इन क्रॉस सेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया। Secondary dust cake accumulate on south side of filtration surface. Secondary dust cake removed during cleaning cycle. Over time, primary dust cake gets denser, reducing permeability. Differential pressure increase stability over life of filter media. जो हमारा डीपी बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारा जो फिल्टर मीडिया की लाइफ को वो कम होता है। उसमें जो सेकेंडरी डस्ट, जो हमारा प्राइमरी डस्ट तो उसके नीचे बॉटम में क्रॉस सेक्शन में जमेगी, और सेकेंडरी जो डस्ट है वो हमारा सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर के बॉटम में तो प्राइमरी है और सेकेंडरी सिलेंडर के चारों तरफ सरफेस में जमेगी। तो सरफेस में जम रही वो शॉक वेल्स के वजह से निकल जाएगी, तो वो सेकेंडरी डस्ट हमारे शॉक वेल्स से निकल जाती है, इसमें समझाया गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फिल्टर बैग फिल्टर के बारे में अच्छे से कुछ समझने को मिल रहा होगा। सरफेस लेमिनेटेड अप्लाइड डायरेक्टली टू कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन फाइबर। इफेक्टिव पोर साइज मच स्मॉलर देन कन्वेंशनल डेप्थ फिल्ट्रेशन मीडिया। जो उसका पोर है, उस फिल्टर मीडिया का पोर साइज वो मिनिमम होना चाहिए
जिससे कि उसमें से डस्ट पास नहीं हो सके, डस्ट कम डेप्थ तक अंदर जा सके, उसके लिए। प्राइमरी फिल्टर केक नॉट रिक्वायर्ड। स्मूथ सरफेस रिलीज फिल्टर केक ड्यूरिंग क्लीनिंग साइकिल। जो उसकी सरफेस है, जो फिल्टर मीडिया की सरफेस स्मूथ रहेगी तो उसमें जो चिपकेगा वो क्लीनिंग साइकिल पे ऑटोमेटिक और रिलीज, अगर रफ सरफेस हो जाएगा तो पकड़ के रखेगा उसको। Permeability recovers to almost original level and no gradual decrease in permeability over time. Permeability recovers of almost original levels and no gradual decrease in permeability over life. Consistently lower differential pressure across filter media, less abrasion, increase airflow and filter life. और जो हमारा डीपी कम रहेगा और फिल्टर मीडिया की लाइफ अच्छी रहेगी और उसमें उसका अब्रेसिवनेस कम रहेगा। फिल्टर फैब्रिक्स कॉस पॉलिस्टर फेल्ट डीप फिल्ट्रेशन। हमारा जो कॉल्स और नीचे है फाइन मेम्ब्रेन शेलो पेनिट्रेशन। जो हमारा कॉस है तो उसमें डीप पेनिट्रेशन मटेरियल है वो बहुत अंदर तक, एरो मार्क देखेंगे तो एरो मार्क बहुत अंदर तक जा रहा है। वही स्मूथ में देखेंगे तो सरफेस पे ही पेनिट्रेशन, जो एरो दिखा रहा है, एरो का मीनिंग है उतना डेप्थ तक जो हमारा फाइन मटेरियल है वो जा रहा है अंदर फिल्टर बैग के अंदर। तो ये उसकी एक क्रॉस सेक्शन में दिखा है। टिपिकल पॉलिस्टर और ग्लास हाई टेम्परेचर फेल्ट, जो क्रॉस है वो पॉलिस्टर और ग्लास का अलाउज पार्टिकल्स टू माइग्रेट थ्रू ओवर टाइम एंड बिल्ड ब्लाइंड बैग नीड्स थिक प्रीकॉट लेयर हायर मेम्ब्रेन लाइक कोर्स गोरटेक्स और टेफ्लॉन PTFE। Shallow penetration latex longer before blending, pre-coat not as critical, less pressure drop. 100 into X और 1000 into X Gore-Tex membrane। अब देखेंगे पॉलिस्टर में फेल्ट में 100 into X और 1000 into, यानी कि उसकी 1000 टाइम वाला पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, ये इसमें दिखाया गया है फिल्टर फैब्रिक्स पर। कंपैरिजन देखेंगे पॉलीप्रोपिलीन में देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर है 76 डिग्री टेम्परेचर, फिल्ट्रेशन है गुड, एब्रेशन है एक्सीलेंट, कॉस्ट $, यानी कि सिंगल रुपीज़ है फॉर एग्जांपल। तो पॉलिस्टर में 134 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्सीलेंट है, उसमें भी $, सेम कॉस्ट है। बट एसिडिलिक में 140 डिग्री टेम्परेचर है, गुड बट $, लिखाया गया, मतलब इसकी कॉस्ट जस्ट डबल है। फाइबर ग्लास में 260 डिग्री टेम्परेचर तक होता है, फेयर है, फिल्ट्रेशन और एब्रेशन भी फेयर है, पर इसकी कॉस्ट है ट्रिपल कॉस्ट है इसकी, तो इसमें कॉस्ट बहुत हायर साइड है हमारे लिए। सिंक्स इम्प्रूव केक रिलीज, ये फिल्टर फाइननेस और सिंक्स टाइप का जो फिल्टर होता है वो इम्प्रूव केक रिलीज। एक्सेल प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट फॉर केक रिलीज बट में इमीड एयरफ्लो, इमीड यानी कि अवरोध यानी कि बाधा करेगा उसको। सिलिकॉन एड्स इन इनिशियल डस्ट केक डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स लिमिटेड वाटर रिपेलेंसी। फ्लेम रिटार्डेंट रिटार्ड्स कंबस्टिबिलिटी नॉट फ्लेम प्रूफ, सम वाटर रिपेलेंसी में इम्पीड एयरफ्लो। Surface membrane improves fine particulated capture, filtration efficiency, cake release and airflow. Silicon graphite Teflon protect glass yarn from abrasion, adds lubricity, acid resistant shelled glass yarn from acid attack. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे मैं न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।